एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि फेंग के दोस्त एक मार्शल एम्पायर लेवल के बीस्ट को प्रवोक कर दिए होते हैं और उससे अपना काम निकलवाने के बाद में वो लोग अपना जान बचाकर वहां से भागने लगे होते हैं। मगर उनके भागने देने से पहले ही उनका काम में टांग अड़ाने के लिए वहां पर ऊनिंग और उसके लोग आ जाते हैं, जहां पर अब और कोई चारा ना होने के कारण गुहे उस बीस्ट को लेकर दूसरे दिशा में जाने लगता है। मगर उसके बावजूद भी वो बीस्ट उसके क्लान के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने लगा होता है और वो उसके क्लान के दोस्तों को पीट कर रख देता है, जिससे गुहे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने दोस्त को बचाने जाने लगता है। मगर उसका दूसरा साथी उसको रोकते हुए कहता है कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तुम यहाँ से जाओ, मैं उसे रोकता हूँ। ये बोलकर वो उस बीस्ट को रोकने तो जाता है, मगर वो बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है जो कि उससे भी मार देता है। वो सब देखकर गुहे काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है और रोते हुए कहता है कि ये सब उलिंग क्लान की गलती है, हम गु युवान क्लान वाले ये गरज को हमेशा याद रखेंगे। तभी वो बीस्ट गुहे पर भी हमला करने वाला होता है। वो देखकर गुहे अब हार मान लिया होता है, मगर तभी कोई उसी बीस्ट पर अटैक कर देता है और गुहे को बचा लेता है, जिससे गुहे थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और इधर उधर देखने लगा होता है कि कौन उसका मदद किया है। और उसका हेल्प और कोई नहीं बल्कि फेंग किया होता है। फेंग को दोबारा देखकर ऊनिंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो सोचता है आखिर ये गधा कहाँ से आ गया। सिर्फ कुछ ही दिनों में ये बंदा थोड़ा सा और ताकतवर लग रहा है, कहीं उससे किसी तरह का अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल गया है ना। उसका एक गोब्लिन साथी उससे पूछता है कि मास्टर ऊनिंग, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें रिट्रीट कर लेना चाहिए। ऊनिंग इसके जवाब में कहता तो क्या हो गया अगर वो आ गया, फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो मार्शल एम्पायर लेवल वाले बीस्ट को हरा भी पाएगा। जब वो दोनों लड़कर थक जाएंगे तब हम फ़ायदा उठाने के लिए बीच में एंट्री करेंगे। वहीं पर फेंग को देखकर उसके सभी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मगर उसके साथ में एक और अनजान लड़की को देखकर वो लोग गुस्से में पूछने लगे होते हैं कि अब ये नई लड़की कौन आ गई है। दूसरी तरफ पे शूमू को दिखाते हैं जो कि उस लड़की को देखकर उसके बारे में पता करने की कोशिश करने लगता है, मगर हैरानी होता है उसे ये जानकर कि वो लड़की भी सेलेस्टियल फेनोमेना में एग्जिस्ट नहीं करती है। वहीं पर फेंग को दिखाते हैं जो कि गुहे को उठाकर उससे पूछ रहा होता है कि सिर्फ तुम अकेले क्यों हो और तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ चले गए। वो बंदा यानी कि गुहे काफ़ी ज़्यादा दुखी मन के साथ में बताता है कि मुझे छोड़कर मेरे बाकी के सभी लोग बैटल में मारे गए। फेंग उस बीस्ट की तरफ देखकर पूछता है क्या यही वो है जिसने तुम्हारे सभी साथियों को मार दिया है। गुहे काफ़ी गुस्से में जवाब देते हुए कहता है हाँ, मगर उलिंग क्लान वाले असली कल्प्रिट है। फेंग कहता तो ठीक है, मैं उस बीस्ट को ख़त्म करके तुम्हारा बदला जरूर लूँगा। ये बोलकर वो अटैक कर रहे बीस्ट को देखकर जल्दी से अपना ग्रेविटी वाली स्किल का यूज कर देता है, जिससे वो बीस्ट जमीन के अंदर में धंस जाता है और तभी फेंग उस पर अटैक करके उसका काम तमाम कर देता है। और वो पंच उसका इतना ज़्यादा जोरदार होता है जिससे उस बीस्ट का काम एक ही बार में तमाम हो जाता है, यानी कि वो बीस्ट मारा जाता है। उससे मारकर वो उससे कहता है कि मैंने उससे मारकर तुम्हारा बदला ले लिया है। वहीं पर उसे एक ही बार में मरता देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचता है कि मार्शल एम्परर बीस्ट जिसे हम तीनों मिलकर हरा नहीं पाए, उसे फेंग ने सिर्फ एक ही पंच में ख़त्म कर दिया। ये बंदा जितना मैंने सोचा था उससे ताकतवर निकला। ये सोचकर वो उसके लिए फेंग को काफ़ी ज़्यादा थैंक्स करने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ में वो देखकर छूमू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये बंदा अचानक इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया। कहीं इसका मतलब जब वो गायब हो गया था कहीं तब उसे किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल गया है ना। वहीं पर फेंग उसका काम तमाम करने के बाद में अब ऊनिंग के लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसे अपने तरफ आता देखकर सभी गोब्लिन की काफ़ी ज़्यादा फटने लगती है और अपने मास्टर से वो लोग कहने लगे होते हैं कि वो तो हमारी तरफ आ रहा है, जल्दी से कुछ कीजिए। मगर कोई भी जवाब ना मिलने के कारण में जब वो लोग मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका डरपोक मास्टर तो उन्हें ही छोड़कर भाग रहा होता है। वहीं पर ऊनिंग को दिखाते हैं जो कि वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है कि वो बंदा मार्शल एम्परर लेवल वाले बीस्ट को भी इतनी आसानी से मार सकता है, इसलिए अगर मैं नहीं भागता हूँ तो ज़रूर वो बंदा मुझे भी मार देगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फेंग उसके सामने में वॉइड वाले स्किल का यूज करके उसके सामने आ जाता है। फेंग को अपने सामने देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और उससे पूछने लगा होता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फेंग कहता है कि पिछली बार सोर्स रिले में मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, मगर मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने सबक को नहीं सीख पाओगे। इस बार मैं ज़रूर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
ये सुनकर ऊनिंग उस पर अटैक करते हुए कहता है कि ये तो इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास एबिलिटी है या फिर नहीं है। फैंग उसके अटैक को अपने ग्रेविटी वाले स्किल का यूज करके तोड़ देता है और उसके ऊपर में प्रेशर डालने लगता है, जिससे वो हिल ही नहीं पाता है और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। और फैंग को अपने तरफ आता देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डरते हुए उससे कहने लगा होता है कि क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें पता है ना मुझे मारने का क्या परिणाम हो सकता है? मगर फैंग उसका कोई भी फालतू का बकवास ना सुनकर उसके सर पर अपना पैर से मारते हुए कहता है कि ये किक मेरे लिए है। उस किक से उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसे धमकी देने लगा होता है, अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे तो वुलिंग क्लैन वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मगर फैंग अभी भी उसके बातों पर कोई भी ध्यान ना देकर दूसरा किक गुयन क्लैन के अपने दोस्तों के लिए मारता है। लेकिन तभी वहाँ पर गुहे आकर उसे रुकने के लिए बोलकर कहता है कि अपने लोगों का बदला मैं खुद ही लेना चाहता हूँ, इसलिए वो उसे गुहे को सौंप देता है। वहीं पर फैंग को देखकर उसके सभी गर्लफ्रेंड उसे गले वले लगने लगे होते हैं और यान किंग उस एंशिएंट लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि फैंग काफ़ी अच्छा वक्त बिता रहा था, देखो तो वो एक अच्छी लड़की को भी लेकर आ गया है। वान सिन उस लड़की को अच्छी तरह से देखते हुए पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है और ये ब्रदर फैंग को फॉलो क्यों कर रही है। तभी वो लड़की फैंग के पीछे छिपकर उससे हस्बैंड कहने लगती है। वहीं पर ये सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग फैंग को पीटने लगे होते हैं, ये बोल कर कि तुम कुछ ही घंटे के लिए गायब हुए थे और तुम एक और लड़की को ढूंढ लिए हो। दूसरे तरफ में क्योंग को दिखाते हैं जो कि उस एंशिएंट लड़की से उसके बारे में पूछ रही होती है, मगर वो लड़की अपने बारे में कुछ बता ही नहीं पाती है। वो सब जानकर वो उनसे कहती है कि लगता है कि ये लड़की ठीक से बोल नहीं पा रही है, ये तो बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही है। फैंग अपने आप को संभालते हुए उनसे कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, मैं बाद में तुम लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी तरफ में वो सब देखकर यानदोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोच रहा होता है कि ये बंदा कुछ ही मिनट के लिए गायब क्या हुआ, इससे तो एक और ब्यूटी मिल गया है और यहाँ पर मुझे तो देखो मेरे पास तो एक भी नहीं है। तभी फैंग सभी लोगों से अब बाहर चलने के लिए कहने लगता है। अब इसी के साथ में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉम से बाहर निकल गए होते हैं और बाहर निकलकर थोड़े से घबराते हुए अपने लीडर को बताते हैं कि वो लोग स्प्लिट बिट को हासिल करने में फेल हो गए। ये सुनकर लीडर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में पूछता है ऐसा क्यों, मुझे जल्दी से बताओ। वो लोग बताने लगते हैं कि हमसे पहले 2 लोग ऑलरेडी एंटर कर गए थे। ये सुनकर लीडर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और बारीकी से सब कुछ पूछने लगा होता है कि क्या क्या हुआ था। तभी वहाँ पर फेदर ट्राइब के लोग भी बाहर आ जाते हैं और अपने लीडर से पूछने पर वो लोग बताते हैं कि एक यंग ह्यूमन इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन के 3 लोगों को हरा दिया और उसने वुलिंग क्लैन के ऊनिंग को भी मार दिया है। ये सुनकर फेदर ट्राइब के लीडर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो दूसरी तरफ में ये न्यूज सुनकर सभी रेसेस वाले भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर उसी के बारे में डिस्कशन करने लगे होते हैं। तो वहीं पर वुलिंग क्लैन का एक एल्डर ऊनिंग को मरने वाला बात को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है और इंसानों पर हमला करने की तैयारी करते हुए कहता है कि मैं अब तुम लोगों से बदला ज़रूर लूँगा। उसका अटैक को काउंटर करके हाउतियन उसे पीट देता है और उससे कहता है कि जो लोग ह्यूमन रेस को ऑफेंड करेंगे वो लोग मार दिए जाएंगे। वहीं पर वुलिंग एल्डर अपने आप को संभालते हुए कहता है कि ये बात याद रखना कि इस मामले को हम लोग ऐसे ख़त्म नहीं होने देंगे, तुम इंसान इससे बचकर नहीं भाग पाओगे। इतना बोलकर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि हम बदला ज़रूर लेंगे। वहीं पर उसके जाने के बाद में इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन वाले हाउतियन के पास में आकर पूछता है कि क्या आप ही मास्टर हाउतियन हैं। वो पूछते हैं हाँ क्या हो गया। वो लीडर उससे कहता है कि इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन का 10 थ्रोन में से मैं एक हूँ, मैंने आपके रिपोर्टेशन के बारे में बहुत ही सुना है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। हाउतियन तुरंत मना करते हुए कहता है कि मेरे इसमें कोई भी रुचि नहीं है। वो लीडर फिर भी कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप इसके बारे में अच्छे से सोचेंगे, आपके लिए हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। मगर वहीं पर हाउतियन उसके बातों पर कोई भी ध्यान ना देकर ये सोच रहा होता है कि आखिर अभी तक वो लोग क्यों नहीं बाहर निकले हैं। वहीं पर टॉम से बाहर निकलने वाले रास्ते को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग लोग निकलते हुए रास्ते में मिल रहे सभी बिस्ट का काम तमाम कर रहे होते हैं और अब फाइनली उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। वो देखकर वो सभी लोग जल्दी से बाहर जाने लगे होते हैं, मगर तभी फैंग सभी लोगों को रोक देता है और उस एंशिएंट लड़की को देखकर सोचता है कि इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन वाले इसका स्प्लिट बिट को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम ऐसे बाहर चले जाते हैं तो शायद वो लोग इसे टारगेट कर देंगे और इसे बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसे उन्हें खुद को रोकते देखकर वो लोग पूछने लगे होते हैं कि क्या हो गया, तुम हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हो।
फैंग उनसे कहता है कि मैं पहले बाहर जाकर सिचुएशन को चेक करता हूँ और तुम लोग मुझसे थोड़ी देर के बाद में बाहर निकलना। ये बोलकर वो अकेले बाहर चला जाता है, जहाँ पर फैंग को देखकर इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने लीडर से कहने लगे होते हैं कि यही वो बंदा है। जहाँ पर फैंग को देखकर इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने लीडर से कहने लगे होते हैं कि यही वो बंदा है। ये सुनकर सिर्फ लीडर ही नहीं बल्कि सभी लोग भी उसे देखकर बातें करने लगे होते हैं कि ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है और सिर्फ मार्शल एम्परर के पीक पर ही है। वहीं पर इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर फैंग को देखकर सोचता है कि ये पहला बंदा है जो कि टुम्ब के ग्रेट हॉल में एंटर कर गया था। इसका मतलब ये बंदा जरूर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर या फिर अनफैथमेबल होगा। ये सोचकर वो अपने लोगों से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये वही बंदा है। वो लोग कहते हैं कि हाँ ये वही बंदा है, हम इससे फाइट किए हैं इसलिए हम लोग गलत बंदे को देख ही नहीं सकते हैं। ये सुनकर वो लीडर अपना ऑरा दिखाकर उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी फैंग के सामने हाउचियन आ जाता है और उसे जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहने लगता है। लेकिन फैंग कहता कोई बात नहीं, मुझे उससे फाइट करने दीजिए। ये बोलकर वो उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर वो लोग कहने लगे होते हैं कि जरूर स्पिरिट पैरल इसी के पास ही होगा। वहीं पर लीडर उस पर अटैक करते हुए स्पिरिट बीट उससे मांगने लगता है। फैंग उसका अटैक को अपने झांतियन का पावर का यूज करके ब्लॉक कर देता है, जो देखकर उसके सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वहीं पर वो देखकर हाउचियन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए सोचता है कि इसका ताकत फिर से बढ़ गया है, कहीं इसका मतलब इसे पिछले जनरेशन का वॉइड मार्शल आर्ट्स के बॉडी के ऑनर का कोई इनहेरिटेंस तो नहीं मिल गया है ना। तभी वहाँ पर बाकी के लोग भी बाहर निकल आते हैं। उन सभी लोगों को सही सलामत आते देखकर हाउचियन पूछता है कि तुम सभी के सभी लोग सही सलामत बाहर आ गए हो ना। वो लोग खुश होते हुए कहते हैं कि हम सिर्फ सही सलामत बाहर नहीं आए हैं बल्कि बहुत ही सारा लूट भी लूटे हैं। तभी क्योंग फैंग को उससे फाइट करते देखकर पूछती है कि वो उससे क्यों फाइट कर रहा है। वो कहता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, वो सिर्फ उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा है, अगर हम उसमें इंटरवेन करेंगे तो वो खतरनाक हो सकता है। ये बोलकर वो उस एंशिएंट लड़की को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोचते हैं कि इस लड़की के पास में तो जरा सा भी एनर्जी फ्लक्चुएशन क्यों नहीं हो रहा है। ये सोचकर वो यानदोंग से पूछता है कि तुम लोग एक स्ट्रेंजर को अपने साथ क्यों लेकर आ गए हो। इसके जवाब में वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि मुझे भी नहीं पता, फैंग हाउ कुछ टाइम के लिए हमसे अलग हो गया था और जब वो आया था तब वो अपने साथ इस लड़की को लेकर आया था। वहीं पर बैटलफील्ड में दिखाते हैं जहाँ पर फैंग उसके अटैक से बिल्कुल भी झुक नहीं रहा होता है। वो देखकर लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि नामुमकिन, आखिर इसके पास में इनडिस्ट्रक्टेबल विल कैसे हो सकता है। मुझे लगा नहीं था कि इस वर्ल्ड में अभी भी ऐसा मिस्टीरियस और प्रोफाउंड टेक्निक होगा। ये सोचकर वो अपना पावर को और ज़्यादा बढ़ाते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम और कितनी देर तक सह सकते हो, अगर मरने से डर नहीं लगता है तो इसे रजिस्ट करके दिखाओ। वहीं पर फैंग का हालत अब ख़राब होना शुरू हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि डेथ में भी मुझे रजिस्ट करना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो भी अपना पावर बढ़ाकर अटैक करना जारी रखता है, मगर उसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। वो देखकर फैंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए सोचता है कि सोट का एज टूटने लगा है, कहीं इसका मतलब मेरा फाइट व्हील कमज़ोर तो नहीं होने लगा है ना। लेकिन वो अभी भी हार मानने से इनकार करके और पावर बढ़ाकर अटैक करने लगता है। वो देखकर लीडर मुस्कुराने लगता है और वो भी अपना पावर बढ़ाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम्हें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। उतना पावरफुल मोमेंटम और एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर यानदोंग थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि क्या फैंग हाउ इसे सह पाएगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जिससे कि अब तकलीफ होना शुरू हो गया होता है और वो बहुत ही मुश्किलों से खड़ा होकर कहता है कि इतना ज़्यादा ताकत, खैर इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन होने का वर्दी है ये लोग, मगर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये बोलकर वो भी अपना लगभग सारा पावर लगाकर अटैक करके उसके एनर्जी को अलग कर देता है, जो देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो अटैक करना जारी रखता है, मगर तभी वो फील करते हैं कि उसका 9 स्टार अवेकन होने का कगार पर आ गया होता है, जिससे फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, मगर फिर वो समझ जाता है कि शायद इसका सप्रेशन से वो उसे एक्टिवेट कर सकता है। दूसरे तरफ में उसका परफॉर्मेंस देखकर वो लीडर सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि ऐसा परफॉर्म टेक्निक भी मुझे देखने को मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल एक डिवाइन स्किल से कम्पीट किया जा सकता है। इस बंदे को हमारा ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, नहीं तो इसे मार देना चाहिए। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो खुद को रोक नहीं पाता है और वो 9 स्टार एक्टिवेट होने लगा होता है, और अगर वो अभी एक्टिवेट हो जाता है तो वो अपने अभी के पावर के दम पर हेवनली पनिशमेंट को सह नहीं पाएगा और उसका काम तमाम हो जाएगा।
लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि लीडर का पावर धीरे धीरे पीछे हट जाता है, जिससे वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि वो पीछे क्यों हट गया। वहीं पर लीडर उस पर अटैक करना बंद करके उसके और बढ़ते हुए कहता है कि तुम सच में काफी ज़्यादा रिमार्केबल हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। बोलो क्या तुम इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। फैंग हंसते हुए कहता तो आप होल्ड इसलिए कर लिए क्योंकि आप मुझे अपना ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करवाना चाहते हैं। वो इसका जवाब देते हुए कहता हाँ, तुम्हारा टैलेंट के दम पर इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके थ्रोन को हासिल करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। मगर वहीं पर फैंग मना करते हुए कहता है अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर वो उससे अपने इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हुए कहता है कि लगता है कि तुम हमारे इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं जानते हो। हमारा इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन का थ्रोन होल्डर होने के कारण तुम्हें ना सिर्फ बेटर कल्टिवेशन वातावरण दिया जाएगा, बल्कि तुम इमोर्टलिटी के सीक्रेट को भी ढूंढने को तुम्हें मौका दिया जाएगा। फैंग कहता है अमृतव, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इमोर्टलिटी अचीव कर लिए हैं। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि सच में एक अच्छा क्वेश्चन है। ये बोलकर वो इसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं पिछले 9000 सालों से जिंदा हूँ, तुम्हारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग में क्या तुम इससे अमृतत्व के करीब कहना चाहोगे। 9000 साल सुनकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वाइल्डली उसी के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। वहीं पर फैंग का मास्टर उससे कहती है कि ज़्यादा इंप्रेस मत हो, 9000 साल कुछ भी नहीं है। अगर तुम सेंट श्रीलम के पीक पर पहुंच जाते हो तो 10,000 साल भी जीना सपना नहीं होगा, इसलिए तुम्हें इससे जलने की ज़रूरत नहीं है। अपने मास्टर का आवाज़ को सुनकर फैंग थोड़ा सा खुश होकर अपने मन ही मन उससे कहता है तो आप यहीं पर है, मुझे लगा कि आप गायब हो गई है। वहीं पर वो लीडर उससे पूछता है तो तुम बताओ क्या तुम इसके बारे में सोच लिए हो। अगर तुम ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम जरूर आराम से 10,000 साल जी लोगे। फैंग पोलाइटली मना करते हुए कहता है कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वैसे भी इस दुनिया में इटर्निटी को परस्यू करने के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है। ये सुनकर वो बंदा उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें वो स्पिरिचुअल बीट को हैंड ओवर करना होगा जिससे तुम ग्रेट होल से निकाले हो। इसके जवाब में फैंग कहता है कि मुझे कोई भी स्पिरिचुअल बीट नहीं मिला है और अगर वो मुझे मिल भी जाता तो वो आपका नहीं है, इसलिए मैं उसे आप लोगों को क्यों दे दूँ। ये सुनकर वो लीडर कहता है तो तुम उसे देने से मना कर रहे हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, मगर उसका अटैक लगने से पहले ही हाउचिन उससे फैंग को बचा लेता है। वो देखकर वो लीडर गुस्से में उससे पूछने लगा होता है कि क्या तुम सच में इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन का दुश्मन बनना चाहते हो। हाउचिन कहता है कि तुम हमारे एक प्रोमिसिंग टैलेंट को चोट पहुंचाओगे, तुम्हें चुपचाप बैठकर कैसे देख सकता हूँ। वहीं पर फैंग उस पर अटैक करते हुए कहता है कि बात करके टाइम पास करने के बजाय में चलो लड़ते हैं। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, मगर उससे फैंग का स्वॉर्ड ही टूट जाता है और उसे चोट भी लग जाती है, जिससे वो दूर फेंका जाता है। वो देखकर हाउचिन उसे जल्दी से संभालते हुए कहता है कि तुम उसका बिल्कुल भी मैच नहीं हो, मुझे संभालने दो। वहीं पर लीडर को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग उसे चोट पहुंचा दिया होता है, जिससे उसका मुंह से खून ही निकल जाता है, जिससे वो काफी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, एक जूनियर सिर्फ इस लेवल का ताकत में होने के बावजूद भी मुझे चोट कैसे पहुंचा सकता है। ये बोलकर वो देखकर सोचता है कि उसका स्वॉर्ड वाले एनर्जी थंडर एक्सट्रीम का पावर नहीं लग रहा है, कहीं ये डिवाइन पनिशमेंट का पावर तो नहीं है ना। आखिर कितना सारा सीक्रेट इस बंदे के पास में है, लगता है कि मैं इसे ऐसे पकड़ नहीं सकता हूँ, कोई दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। ये सोचकर वो उसके तीनों गर्लफ्रेंड को देखकर सोचता है कि लगता है कि उनका इसके साथ में कुछ स्पेशल रिलेशनशिप है। ये सोचकर वो उनके तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब जबकि मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता हूँ तो तुम्हारा केयर करने वालों को मैं पकड़ लूँगा। वो देखकर फैंग काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, तो वहीं पर गोहे उसे रोकने की कोशिश तो करता है, मगर वो उसे रोक नहीं पाता है और वो लीडर उसे पीट कर उन तीनों को पकड़ लेता है। वो देखकर फैंग काफी ज़्यादा गुस्सा में उसे पीटने जाने लगता है, मगर हाउचिन उसे रोकते हुए कहता है कि शांत रहो, तुम उसका मैच बिल्कुल भी नहीं हो। फैंग को इतना ज़्यादा बेचैन देखकर वो लीडर कहता है कि मैंने गलत नहीं समझा था, तुम अपनी जान से ज़्यादा इनकी केयर कर रहे हो। ये बोलकर वो उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे अपने स्पिरिचुअल बीट को हैंड ओवर नहीं करोगे तो इन तीनों के बारे में भूल जाओ। फैंग कहता है कि अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे फाइट करो, ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो। वहीं पर उसका वैसे एक्शन को देखकर सभी लोग उसका कायरता की बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर उनकी बातें सुनकर उसकी एक साथी कहती है कि अगर ये बात बाहर फैल जाता है तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। इसके जवाब में वो लीडर उसका मुंह बंद करवा देता है और फिर से उससे कहता है, यानी कि फैंग से कहता है कि जल्दी से स्पिरिट बीट को मुझे दे दो और मैं एक को छोड़ दूंगा, सीक्रेट टेक्निक को मुझे दे दो और मैं दूसरे को छोड़ दूंगा,
और अपने इंटरनल पावर का सोर्स हैंड ओवर भी कर दो और इसी के साथ में तीसरे को भी छोड़ दूंगा। अगर तुम नहीं करते हो तो इन सभी लोगों को लास्ट यहाँ से लेकर जाने की तैयारी करते रहना। फैंग गुस्से में उससे बहुत ही बुरा भला कहने लगा होता है और बुरा भला बोलकर कहता है कि पहली बात मैंने कोई भी स्पिरिचुअल बीट को नहीं देखा है, दूसरी बात तुम मेरा सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, और तीसरी बात ये स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे कि तुम्हारा कमजोर कंस्टिट्यूशन सह नहीं पाएगा। उसका जवाब सुनकर लीडर उन्हें तकलीफ पहुंचाते हुए कहता है कि लगता है कि तुम इन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरा इनका कोई काम नहीं है। ये बोलकर वो उन्हें मारने जाता है, लेकिन तभी फैंग उसे रोकने के लिए बोलकर कहता है कि उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हाउतियन उसे रोकते हुए इम्पल्सिव एक्ट नहीं करने के लिए कहता है और सोचता है कि वॉइड मार्शल आर्ट्स का बॉडी एक लेगेसी है जिससे कि पाने के लिए एक जनरेशन इंतजार करना पड़ता है, और उसके लिए पिछला वॉइड मार्शल आर्ट्स के बॉडी के ओनर को 1 लाख साल पहले मरने के बाद में ही दूसरा कोई उसे इनहेरिट कर सकता है। अगर फैंग हब उनके हाथों में चला जाता है और मारा जाता है तो ह्यूमन रेस को फिर से वॉइड मार्शल आर्ट्स के बॉडी के लिए अगले 1 लाख साल तक इंतजार करना पड़ेगा। वहीं पर फैंग का जवाब को सुनकर लीडर हंसते हुए कहता है कि अब हुई ना बात, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है, आधे घंटे में तुम अपना तीनों चीज़ मुझे दे दो वरना अपने लवर्स को भूल जाओ। फैंग अपने गर्लफ्रेंड को तकलीफ में देखकर उससे कहता है मैंने कहा ना उन्हें जाने दो और मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, अगर उन्हें कुछ भी होता है तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी हाउतियन उससे कहता है कि जूनियर को इतना मुश्किल फैसला लेने के लिए फोर्स मत करो, तुम्हारे साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि अगर हाउतियन उनका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है तो वो लोग तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे ना। वहीं पर ये सुनकर वो लीडर कहता है कि अगर हाउतियन इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग जरूर आपको एक ऑनरेबल एल्डर का पोजीशन दे देंगे और मैं इनकी गलती को माफ़ करके इन्हें सेफली रिटर्न भी कर दूंगा, लेकिन उसे स्पिरिचुअल बीट को हैंडओवर करना ही पड़ेगा। फैंग उससे कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पहले तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वहीं पर फैंग को इतना ज़्यादा शांत देखकर वो सोचता है कहीं इसका मतलब वो सच तो नहीं बोल रहा है ना, कहीं उसे सच में तो स्पिरिचुअल बीट नहीं मिला है ना। तभी उसके लोग कहने लगे होते हैं कि जब हम लोग ग्रेट हॉल में एंटर किए थे तब सच में हम लोग स्पिरिचुअल बीट को नहीं देखे थे, वहाँ पर सिर्फ ये और एक लड़की थी। ये सुनकर रीडर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसे एंसेंट लड़की को देखकर सोचता है कि उसका ऑरा थोड़ा सा अलग है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है ना। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मेरे पास में एक सीक्रेट टेक्निक है ये प्रूफ करने के लिए कि तुम सच में उसे लिए हो या फिर नहीं लिए हो। ये बोलकर वो अपना सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म करने जाता है और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो जरा से भी पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।